फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी को कुछ पता है क्या? सर थोड़ा बहुत पता है। हाँ बोलो ना सोनाक्षी, जितना भी पता है बताओ। सर मतलब कि जब किसी मेटल पे फोटोन या कोई लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो एट द इंस्टेंट जैसी लाइट पड़ती है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। सर इस हमेशा इफेक्ट को निकाल बोलते देगा, हैं। हमेशा निकाल देगा सोनाक्षी, कि कभी निकालेगा कभी नहीं निकालेगा। नो सर, जब एक डेफिनेट एक अमाउंट में एक डेफिनेट अमाउंट की जब एनर्जी होगी फोटोन में, वो जब पड़ेगी मतलब एक मिनिमम एनर्जी होगी उसके ऊपर या वो एनर्जी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अच्छा अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ा तुमने, ये स्कूल में पढ़ा है क्या? नो सर, ये मतलब थोड़ा सा एनसीईआरटी देखी थी, मतलब पलटी थी तो उसमें थोड़ा बहुत देखा था। ग्रेट, बहुत अच्छा। तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो सोनाक्षी, बहुत बढ़िया। और बताओ, सोनाक्षी ने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और कोई जनरल नॉलेज बताओ, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। जनरल नॉलेज बोलो। नहीं है? अच्छा देखो, होता क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग। मेटल क्या होता है, जैसे अपन ने एक मेटल सरफेस लिया, एक मेटल का ये हमारा सरफेस है। तो जो हमने मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल तो यार पढ़ा होगा ना सबने, मेटल तो मेटल नॉन मेटल पढ़ाया जाता है। मेटल का मतलब क्या होता है? ये मेटल का सरफेस है, इसका क्या मतलब हुआ? सर एनी एलिमेंट दैट इज लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाँ नहीं, तुम अभी मत, तुम्हें तुम बता रही हो और लोग कुछ नहीं बोल रहे, तुम मत बोलो अभी, ठीक है? जब तुमसे पूछूंगा तो बताओ, है ना? ओके सर। तो मेटल सरफेस का मतलब क्या होता है, और कोई बताए? से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बताओ। मेटल जो होता है उसका आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। मतलब मेटल सरफेस से तुम एनर्जी दोगे, एक पर्टिकुलर एनर्जी पे वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। समझा? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए, सरफेस को छोड़ के जाने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती होगी, एक मिनिमम एनर्जी। जैसे मान लो कि ये मेटल सरफेस है और इसके सरफेस पे मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है इसके सरफेस पे, तो इसके सरफेस को छोड़ के जाने के लिए इनको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती होगी। मान लो वो पर्टिकुलर एनर्जी 50 जूल है। मान लो वो पर्टिकुलर एनर्जी 50 जूल है। और हम लोगों ने इस सरफेस पे एक एनर्जी इंसर्ट करी 100 जूल की। एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज होने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए थी और हमने से 100 जूल की एनर्जी दी। और ये तुम्हें पता है ना, जो 100 जूल की एनर्जी होगी वो फोटोन के फॉर्म में होगी। तुम्हें बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? फोटोन। फोटोन देता है। यस सर। तो अगर 50 जूल एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज होने के लिए चाहिए था और हमने सरफेस को 100 जूल एनर्जी दी, तो क्या होगा? बोलो।
सर 50 जूल एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज होने के लिए चाहिए था, और हमने 100 जूल की एनर्जी दी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे फोटोन के फॉर्म में, तो क्या होगा? सर दो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। गुड, ऐसा ही होगा सोनाक्षी? यस सर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। सर 2 निकलेंगे। सर कंफर्म नहीं है 2 निकलेंगे कि नहीं। कौन बताएगा कितने निकलेंगे? संस्कृति बोलो। अनुप्रिया बोलो, अनुप्रिया। सर आई थिंक 2 निकलेंगे। 2 निकलेंगे। अच्छा, आप सुनना ध्यान से। पता है जो फोटोन होता है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं, और वो एक फोटोन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ही होता है, उसकी एनर्जी को तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फोटोन का नेचर क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब जो एनर्जी का पैकेट है वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ही मिल सकता है, उसमें तुम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। मतलब समझा? जो ये 100 जूल का फोटोन आ रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो एनर्जी का पैकेट है, वो एनर्जी का पैकेट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ही आता है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि उस एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। यहां तक क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो आप क्या होगा बताओ, चलो फिर। सर 1 इलेक्ट्रॉन सर निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1 सर। इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब देखो, जो 1 इलेक्ट्रॉन निकला, देखो hc/λ, ये तो हमारा हो गया एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। उसमें से 50 जूल जो है मिनिमम एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए। समझा? सरफेस छोड़ के जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए। अरे समझ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो देखो 100 जूल ये था, 50 जूल ये हो गया, अभी भी 50 बचा हुआ है ना, यस सर। वो कहां जाएगा? वो 2 फॉर्म में जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट लॉस। ये देखो जो मैंने पूरा इक्वेशन लिखा है, ये तुम लोग को समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो। सर हर इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होगी क्या? हर इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, हर सरफेस के लिए अलग अलग होगी। ओके सर। मतलब जिस जो तुम मेटल लोगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके सर। अब जैसे देखो, ये जो तुमने इक्वेशन लिखी है, पहले ये नोट कर लो अच्छे से। जहां पे लैम्डा नॉट क्या है बताओ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना।
लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा आप देखो वेवलेंथ की जगह इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं ना। देखो ये मिटा रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिख लेंगे? ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लैम्डा, है ना? यस सर। अच्छा अब अगर हीट लॉस बहुत कम होगा, टेंस टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ? 1/2 mv² होता है ना। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी ना अगर हीट लॉस नहीं होगा तो। जैसे 50 जूल था, अगर 50 का 50 जूल पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो मैक्सिमम हो गया ना, हीट लॉस बहुत कम हो रहा है। समझा? बोलो। यस सर। ठीक है, ये भी नोट कर लो अच्छे से। चले बढ़ जाए आगे। यस सर। अच्छा अब देखो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी तो v वेलोसिटी से जाएगा ना। यस सर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर इसको यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के कलेक्ट कर लेते हैं तो करंट का सेटअप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? करंट क्या होता है 10th में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। करंट का मतलब क्या होता है बोलो? सर फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यस सर। करंट सेट हो गया ना। यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जो फोटोन की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये जो करंट का सेटअप हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझा ना? बोलो। यस सर। अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन तुम लोगों ने कहीं देखा है किसी ने? यस सर। तुम लोगों ने कोई ऐसा शॉपिंग मॉल देखा है जहां पे तुम जैसे ही इंटर करते हो डोर खुल जाता है और फिर जब तुम अंदर चले जाते हो डोर बंद हो जाता है? तुम्हारी सिटी में देखा है? हाँ सर। तो उसका मैकेनिज्म क्या है बताओ? देखो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये पूरा सेटअप है और हम देखो इधर से वॉक करते हुए आते हैं। अगर हम इधर से वॉक करते हुए जैसे आए, हमारी वजह से सर्किट ब्रेक हो गया।
हम आएंगे तो ये करंट का फ्लो रोक देंगे ना हम। यस सर। तो सर्किट ब्रेक हो गया तो डोर ओपन हो गया। फिर हम वॉक करके अंदर आ गए। फिर करंट का मोशन होने लगा। यस नहीं सर। समझ रहे हो कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ। Yes. हाँ तो देखो हम यस सर, करंट, समझ गए। हमारी वजह से ये सर्किट ब्रेक हो गया था तो डोर ओपन हो जाता है और हम अंदर जब वॉक करके आ जाते हैं तो फिर ये बंद हो जाता है। ऐसे ही टैप वाटर देखा होगा ना कि तुमको टैप तुम्हें कोई कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम जैसे ही पास में पहुंचते हो अपने आप पानी आने लगता है और जैसे दूर जाते हो पानी आना बंद हो जाता है, जिसको तुम लोग सेंसर बोलते हो। यस सर। तो वो Yes, sir. ये सारी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक के एप्लीकेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। यहां तक क्लियर है ना सबको? यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, बताता हूं मैं। तुमने ये वाली इक्वेशन लिखी, काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख देता हूं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से जा रहा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रुकेगा? इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर हवा में रोकना चाहता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रुकेगा? क्या करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए? सर अपोजिट फोर्स लगा के। बहुत बढ़िया, अपोजिट फोर्स लगा के। ग्रेट। अपोजिट फोर्स कैसे लगाएंगे बताओ? सर उसके सर सर जैसे नेगेटिव रे जा रही तो सर पॉजिटिव रे शायद। बोलो बोलो, सही बोल रही हो, एकदम बढ़िया बोल रही हो, बस सही से बोल दो, एकदम मस्त बोल रही हो, बताओ। सर जो नेगेटिव वेव जा रही है सर उसमें सर दूसरी साइड से सर अगर हम लोग पॉजिटिव वेव उसी उसी मैग्नीट्यूड की सर अगर लगाएंगे तो फिर सर वो हो सकता है। हो सकता है, बहुत बढ़िया बता रही है वो कि सर जो ऐसे बोल रही है वो बेसिकली कि ये जो बैटरी का टर्मिनल है तो इसका करंट ऐसे आ रहा है, तो बोल रही है कि सर अगर ऐसा कर दें कि ये करंट ऐसे जा रहा है और एक ऐसे करंट सेटअप हो जाए तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर देगा, तो करंट रुक सकता है। तो उसने अच्छी चीज बताई कि ऐसे करंट ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से जाने लगे तो नेट मोशन 0 हो जाएगा। यही बोल रही थी ना अनुप्रिया? यस सर। हाँ, ये तुमने कैसे बताया, सोच के बताया कि कभी पढ़ा था? सर सोच के बताया। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा लेकिन देखो, इन शॉर्ट उसने जो सोचा वो तो अच्छा बताया कि ऐसे रोक सकते हैं। इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि देखो अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, और पता है अभी क्या जरूरत पड़ेगा कि तुमने 9th में फिजिक्स अच्छे से पढ़ी हो। तो अगर तुमने 9th में फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो कोई कुछ चीजें मैं बोलूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तो मुझे बोल देना कि सर नहीं समझ में आ रही है। अभी अपन कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें 9th और 10th की फिजिक्स तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। तो वैसा ही एक डिस्कशन है कि पार्टिकल कब रुक जाता है, जब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में। सही बात है ना? यस यस। सर। अच्छा पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। समझा? 10th में पढ़ाया गया होगा तुमको ये कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मतलब ये पार्टिकल कब रुक जाएगा? जब तुम्हारा चार्ज E है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है,
वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 mv²। समझा? अरे समझा कि नहीं? समझा? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो V है ना, इसका एक नाम है। देखो ये V क्या कर रहा है? तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहा है ना। देखो ये वाला V है, ये वाला V, ये जो अनुप्रिया बोल रही थी, ये वाला V अपन लगा रहे हैं, ये वाली बैटरी लगा रही है, ये V। समझा? यस सर। है ना? यस सर। तो ये वाला जो V है ना, इसको अपन नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझा? ये पहले इतना अच्छे तो नोट कर लो, और किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप कैसे बताए बोल रहे थे। किसी के मन में कुछ भी है तो पूछ लो बेटा। बच्चों किसी के मन में कोई डाउट है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा नहीं है। नो सर। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन रुक गया। अब सोच के तुम ये आंसर बताओगे। अभी इलेक्ट्रॉन रुक गया है, अभी तुम ही को आंसर बताना है। ये इलेक्ट्रॉन यार रेस्ट में है, और मैं इसको आगे की तरफ v वेलोसिटी से भेजना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर सर इस उससे डायरेक्शन में greater सर force एनर्जी प्रोवाइड लगाना करनी होगा। पड़ेगी। मतलब बैटरी का टर्मिनल अब मुझे फिर बदलना पड़ेगा। मतलब ये वाली जो बैटरी मैंने ऐसे लगाई थी, अब मुझे ये बैटरी वापस कैसे करनी पड़ेगी? बोलो। ऐसे, इसी यस डायरेक्शन सर। में, इसी डायरेक्शन में मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी ना फिर। यस सर। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हटा दें। हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही हटा रहे हो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे हटाओगे? जब तुम बैटरी का ओके सर। डायरेक्शन बदल दोगे तभी तो हटेगा ना। टर्मिनल चेंज कर देंगे। यस सर। हाँ, टर्मिनल चेंज कर दोगे। मतलब फिर तुम क्या करोगे? देखो फिर तुम क्या करोगे, इन शॉर्ट फिर तुम क्या करोगे कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी को फिर वापस किस में कन्वर्ट कर दिया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो अभी देखो ये वाला जो ई, देखो इक्वेशन सेम है दोनों टाइम पे, देखो फॉर्मूला सेम लग रहा है, बस इसका नाम बदल जाएगा। अभी तुम इसको रेस्ट से फिर स्टार्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। लिख लो अच्छे से।
लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगेगा, घबराना मत तुम लोग, बस सोचना, नहीं आगे तो मैं बताऊंगा। हम लोग को एक ग्राफ खींचना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तुम्हारा देखो फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, एच वी माइनस एच वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ खींचना है आपको। आया किसी का? बोलो। सोनाक्षी आया क्या?
सर सर मतलब एक्सेलरेटिंग ग्राफ बनेगा, मतलब सब इनिशियल से ऊपर जाते हुए यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या होगा? सर स्लोप पॉजिटिव ऊपर। नहीं, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? सर एच। क्या होगा? एच। हाँ, ये पीयूष बोल रहा है ना? यस सर। अच्छा, देखो कभी भी ऐसे ग्राफ खींचना हो ना तो ध्यान से देखो, इस ग्राफ में कुछ खास बात है। देखो ईके का मतलब होता है वाई एक्सिस, तो देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ईके की जगह वाई पुट कर दिया। एक्स एक्सिस पे देखो वी है फ्रीक्वेंसी, एच एक्स ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये देखो समथिंग ऐसा हो गया ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा पढ़ा था ना तुम लोगों ने मैथ में, लाइन में। ये यस सर, स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें स्लोप क्या है बताओ? tan थीटा इक्वल m टू स्लोप है। एच। इसमें m क्या होता है? m स्लोप होता है, ये स्लोप है। और ये क्या होता है बताओ? इंटरसेप्ट होता है। और जो m होता है ये कितने के बराबर होता है? tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जरा सर कंपेयर। हाँ बोलो बोलो। सर मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, एक बार बता दीजिए। तुमने ये कौन से तुम्हारे में लाइन नहीं था तुम्हारे उसमें क्या सीबीएसई में? सर नहीं था। सोनाक्षी लाइन नहीं होता क्या सीबीएसई में? होता है ना? सर होता है सर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब 10th में पढ़ते हैं तो सर उसी में आ जाता है वो। हाँ, तो अनुप्रिया नहीं पढ़ा था वो सब। देखो होता सर है क्या है। नहीं सर, वो वैसे फिजिक्स वाले सर सुशील सर उसमें भी पढ़ाते हैं, मतलब बेसिक मैथ्स में। सर बेसिक मैथ्स भी नहीं पढ़ी सर अभी सर, क्योंकि छूट गया था। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तुम 10th की बुक उठा के एक बार पढ़ लेना। देखो होता है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ना, ये लाइन की इक्वेशन होती है, समझा? यस सर। अब जैसे देखो, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो एक बार x इक्वल टू जीरो रखो, x इक्वल टू जीरो रखोगे तो y इक्वल टू सी आएगा। y इक्वल टू सी, ये 2 पॉइंट पे हो सकता है y इक्वल टू सी, ठीक है? यस सर। और फिर y इक्वल टू जीरो रखोगे तो x कितना आ रहा है? माइनस सी बाई एम। तो यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है ना? यस सर। तो तुम्हारी दो लाइनें देखो बन सकती हैं, एक ऐसे लाइन बन सकती है और देखो ये ऐसे लाइन बन सकती है। तो इसमें देखो ये वाली जो हाइट होती है ना, ये वाली जो हाइट, इसको सी बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और जो लाइन ना तुम्हारी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको एम बोलते हैं, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, समझा? यस। यस सर। जैसे देखो अगर y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेप्ट 3 हो गया, c की वैल्यू 3 हो गई, और m की वैल्यू कितनी होगी? x का कोफिशिएंट m होता है, m की वैल्यू कितनी होगी बताओ? m की वैल्यू 2 हो गई। 2। अब एक बार तुम x 0 रखो तो y 3 आ गया, और अगर तुमने y 0 रखा तो x माइनस 3/2 आ गया। तो देखो ऐसे लाइन जा रही है, देखा? यस सर। तो देखो ये वाला थीटा तुमको पता है, ये tan थीटा 2 के बराबर है, समझा? यस सर। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू एच एक्स प्लस सी है, तो वैसे ही इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? माइनस एच न्यू नॉट है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे है क्योंकि निगेटिव है, देखो निगेटिव है तो इंटरसेप्ट यहाँ पे है। और tan थीटा h के बराबर है,
तो देखो ऐसे गया ये tan थीटा h के बराबर है। देखो समझा, समझ में एक बार में हो सकता नहीं आया, आसान नहीं होता है, देख के बताओ। थोड़ा आ गया हाँ सर, आ गया। अच्छा आ गया। अब पता है सोनाक्षी, ये जो अपन ने ग्राफ खींचा ना यस सर। यार, इसमें पता है एक गलती है। क्या सर? अब देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, ये ग्राफ मैथ के हिसाब से सही था, लेकिन फिजिक्स और केम ने इस ग्राफ को रॉन्ग बता दिया। बताओ क्यों? इस ग्राफ में ऐसा क्या है जो मैथ ने तो बोला कि ये ग्राफ सही है, y इक्वल टू mx प्लस c से, लेकिन साइंस ने बोला नहीं ये ग्राफ सही नहीं है। सर एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो अभी ये ग्राफ कैसे हो जाएगा देखो। तो फिर साइंस के हिसाब से क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा कि देखो, जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड नहीं हो जाती तब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड हो जाएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? न्यू नॉट। देखो ना, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी तुम थ्रेशोल्ड डालोगे तो काइनेटिक, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 0 मिल रही है, तुम ये वैल्यू डालो इस इक्वेशन में, यहाँ पे न्यू नॉट डालो, 0 मिल रही है ना काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशोल्ड जैसे इस पॉइंट, इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है? यही है ना? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे डालने पे काइनेटिक एनर्जी 0 मिल रही है ना। यस सर। अब इसके बाद तुम जैसे Yes, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी ना। यस सर। यस सर। अच्छा, मतलब ग्राफ समथिंग ऐसा बनाना चाहिए परफेक्टली। ठीक है, समझा ये? यस सर। और ये tan थीटा कितने के बराबर होगा? h के, है ना? यस सर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स टेन इनवर्स एच। याद है? क्लियर हुआ?
अब आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। यस सर। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें हम फोटोन की तो क्या इफेक्ट आएगा? सर जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ाएंगे फोटोन की, इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। एकदम सही बात, क्योंकि वो एनर्जी का पैकेट तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है ना। तो देखो ई के क्या होता है, ऐसा होता है, तो तुम जितना ज्यादा ये बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। समझा? सबको समझा? यस सर। यस सर। तो लिखो जरा, इफ वी इंक्रीज, लिखो, इफ वी इंक्रीज frequency of photon, if we increase frequency of photon, kinetic energy of photoelectron will increase. If we increase frequency of photon, kinetic energy of photoelectron will increase. लिख लिया? यस सर। योगेंद्र समझ में आ रहा है तुमको कुछ? योगेंद्र? यस सर। हाँ, तुम्हारी पहली क्लास से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, घबराओ मत, ठीक है? हाँ सर, वो जस्ट बोलने वाला था। हाँ, बीच में आए ना तुम एकदम, तो आता है धीरे धीरे समझ में, टेंशन मत लेना। तो ये सबको समझ में आया? अनुप्रिया समझा ना? यस सर। अच्छा, अब सेकंड बताओ, अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी का मतलब लिखो, इफ इंटेंसिटी, ब्रैकेट में लिख लो, नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी के आगे ब्रैकेट में लिखो, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के आगे ब्रैकेट में लिखो, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिख लिया? यस यस सर। सर। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग per unit area per unit type. If we increase intensity of photon, बताओ क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? सर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा पैकेट आएंगे तो ज्यादा लोगों को निकालेंगे। समझा यस ना? सर। तो लिख लो, इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। सही है ना? अरे बोलो ना। यस सर। सबको समझ में यस आया? अच्छा ठीक है। यस उसके सर। बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो,
ये हो गया। इसके बाद लिख लो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख लो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिफाइन करो जरा, लिखो। लिखो इट इज इम्पॉसिबल to determine exact position and momentum. It is impossible to determine exact position and momentum of a small moving particle. It is impossible to determine exact position and momentum of a small moving particle like electron, proton, etc. It is impossible to determine exact position and momentum of small moving particle like electron, proton, etc. लिख लिया? यस सर। अब Yes, ये sir. स्टेटमेंट पढ़ के क्या लगता है कि हाइजेनबर्ग और बोर दोनों का थॉट प्रोसेस सेम था, कि लगता है कि दोनों एक दूसरे के एंटी थे? सर एंटी थे, एग्जैक्टली, क्योंकि बोर ने तो पूरा निकाल के बता दिया। लेकिन बोर ने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन किए ना, बोर ने बस किसके लिए निकाला? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, है ना? तो सर वो गलत हो जाएगा? हाँ, तो गलत तो है ही। अभी हमारे पास कोई और अच्छा मॉडल नहीं है ना, तो इसलिए अभी हमको उसी से काम चलाना पड़ रहा है। मतलब कोई अगर ऐसा आएगा जो, क्योंकि देखो दो लोग थे, हाइजेनबर्ग ने मना कर दिया कि इम्पॉसिबल है, और बोर ने क्या कर दिया? ट्रिक लगा के निकाल दिया। समझा? यस सर। हाइजेनबर्ग ने बोल दिया कि इम्पॉसिबल है, और बोर ने क्या कर दिया? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डेराइव कर दिया। तो जब तक परफेक्शन नहीं मिलता तब तक उसी से काम चलाना पड़ेगा ना तुम्हें। समझा? यस सर। है ना? तो देखो हाइजेनबर्ग ने भी एक इक्वेशन दी, उन्होंने लिखा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जहां पे देखो डेल्टा एक्स को बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मतलब उसने बोला कि इम्पॉसिबल है, अनसर्टेन है, लेकिन डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एच क्या है? एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू बोलो 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। नोट कर लो। मास तो m तो पता है ना, m मास है ना? h को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हाइजेनबर्ग में ज्यादा मेहनत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। और क्वेश्चन सॉल्विंग के समय देखो ये इनइक्वलिटी का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्वेश्चन सॉल्विंग के समय हमें इक्वल टू करके सॉल्व कर लेना है। सोनाक्षी समझा ना? यस सर। हाँ, सॉल्विंग की जब बात आएगी तो तुम्हें इक्वल टू करके सॉल्व कर लेना है।
तो ये इसमें बस फॉर्मूला ही याद रखना है, अगर अपने पास फॉर्मूला रहेगा ना तो काम हो जाएगा। उसके बाद लिखो डी ब्रोगली वेवलेंथ। सर एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर। इस फॉर्मूले से सर प्रूफ क्या करना चाह रहे थे, मतलब अगर इसमें कुछ एग्जैक्टली प्रूफ तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है ना, मतलब एग्जैक्टली क्या था कि उसने ये बोला कि हम बता नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने रूम में देखो और मान लो तुम्हारे पास एक छोटी सी बॉल है बहुत, ठीक है, और उस बॉल को तुमने वॉल पे बहुत तेजी से मारा, ठीक है। यस सर। तो जब तुमने बॉल को वॉल पे बहुत तेजी से मारा तो बॉल जहां पे टकराई तुम आइदर उस पोजीशन को मार्क कर सकते हो या उस बॉल की उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि वो इतनी तेज वेलोसिटी से उसने पोजीशन चेंज किया, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो तुरंत ही उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यस सर। तो हाइजेनबर्ग ने यही बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ओके सर। मतलब तुम अनसर्टेन करके वो बता रहा है, मतलब बोल रहा है कि अपन एक आइडिया लगा सकते हैं लेकिन परफेक्टली नहीं बता सकते। समझा? सर मतलब एक टाइम पे हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते एक एक ही टाइम टाइम पे। उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते, अनसर्टेन। यस सर, समझ गए सर। तो पूरे स्टेटमेंट लिख लो। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम of small moving particle like electron, proton, etc. simultaneously। साइमल्टेनियसली भी लाइन इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये छूट गई थी ना सोनाक्षी। यस अभी सर, मैंने साइमल्टेनियसली नहीं लिखा था। हाँ, साइमल्टेनियसली अपन नहीं बता सकते क्योंकि स्मॉल मूविंग पार्टिकल उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यस सर। बोर ने क्या बोला, बोर ने पूरा डेराइव करके तुम्हें दे दिया, लेकिन बोर ने क्या किया, कौन सा अप्रोक्सीमेशन किया था बताओ। बोर ने क्या अप्रोक्सीमेशन किया था? सर कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ डेफिनेट सब शेल्स में और शेल्स में नहीं मूव नहीं, करते हैं। बोर ने पूरा डेरिवेशन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किया था ना। यस सर, यस सर। तो ऐसा तो होता नहीं कि तुम्हारे एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। तो बोर का मॉडल इसलिए अपने काम का ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन टाइप की चीजों के लिए तो अपन कर सकते हैं, लेकिन जिस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए तो अपने काम का नहीं है ना। यस सर। अच्छा, उसके बाद देखो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ जो अपन निकाल सकते हैं h मास इनटू वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली ने हमें बताया है कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ, देखो तो वेव एंड पार्टिकल दोनों का नेचर। हाँ, इसके पास लैम्डा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, वेव, और वेलोसिटी है इसलिए ये क्या है, पार्टिकल है। मतलब जब हम भी रन करते हैं तो हमारी भी वेवलेंथ जनरेट होती है। समझा? समझ रहे हो? यस सर। यस सर। सर जैसे देखो, अगर मान लो मैंने तुम्हें कॉल किया और तुमने मेरा कॉल उठाया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि मैंने तुम्हें साउंड वेव भेजी और तुमने उसको रिसीव कर लिया, यही हुआ ना। मतलब मैंने तुम्हें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी और आपने रिसीव कर लिया। यस सर। यस सर। अब देखो बेसिकली वेव को रिसीव करने का तुम्हारा फोन होता है। यस सर। अब देखो इतनी बड़ी बात डी ब्रोगली ने बोली है, मतलब हम लोग भी वेव हैं। अगर
जिस दिन किसी ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया कि हमारी जो वेव लेंथ है उसको भी कोई रिसीव कर ले, तो हम लोग भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। यस सर। समझा ना? तो उसने देखो बताया कि लैम्डा इक्वल टू h बाई मास इंटू वेलोसिटी है, और मतलब कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है वो ड्यूल नेचर शो करती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अपने जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के लिए तो बस ये फॉर्मूला ही सफिशिएंट है कि अपने को ये याद रखना है, लैम्डा इक्वल टू h बाई मास इंटू वेलोसिटी होता है, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है। अब देखो सर ये हर चीज के लिए वैलिड है क्या? हर चीज के लिए वैलिड है। ओके सर। बहुत सही चीज है ना ये। तुमको सोनाक्षी देखो अभी ये फील हुआ कि तुम भी वेवलेंथ में कन्वर्ट हो सकते हो, है ना? यस सर। यस सर। लेकिन हम वो वेवलेंथ बस डिटेक्ट नहीं कर पाते। जिस दिन अपन वो वेवलेंथ डिटेक्ट, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुमने वो देखा है, वो जीनी को देखा है जो उसके चिराग के अंदर रहता है? यस सर। बेसिकली तो देखो वो एक कार्टून है, एक स्टोरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें देखो यही है कि वो जो जीनी है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर रहा है बताओ? वेव में कन्वर्ट कर रहा है। वही तो हो रहा है यस कि सर। वो चिराग के अंदर चला जाता है, रिसीव हो जाता है, यस और सर। बाद में वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? पार्टिकल में। मतलब हम ऐसा करें कि हमें कहीं जाना है तो हम पहले वेव में कन्वर्ट होके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें। जैसे देखो हमें फ्यूचर में जाने का मन है, तो पहले मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करूंगा, और फिर मैं फ्यूचर में जाके टाइम ट्रेवल करके खुद को पार्टिकल में कन्वर्ट कर लूंगा। मेरे पास एक वॉच रहेगी जो मुझे क्या करेगी बताओ? वेव से सर पार्टिकल पार्टिकल, में कन्वर्ट कर देगी। हाँ पार्टिकल से वेव में कन्वर्ट करेगी। तो डी ब्रोगली ने बता दिया। बस हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम साउंड वेव को रिसीव कर लेते हैं, वैसे ऐसी वेवलेंथ को रिसीव करने के लिए हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। समझा? यस सर। सबको अनुप्रिया समझा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो जो हमने लैम्डा इक्वल टू h बाई मास इंटू वेलोसिटी लिखा है ना, मास इंटू वेलोसिटी को देखो अपन कुछ और भी लिख सकते हैं। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या? 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। सही है ना? अरे बोलो। यस सर। फिर दोनों साइड मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? 2m काइनेटिक एनर्जी। फिर मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गई? √2 टाइम m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यस सर। अब इसको यहां पे डाल दो, तो देखो तुम्हारा एक टूल और बन गया। सही है ना? अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह तुम और क्या लिख सकते हो बोलो? अभी पीछे ही तो सीखा था। काइनेटिक एनर्जी की और जगह क्या लिख सकते हो? E इंटू वी। ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। लिख लो, सब लिख लो। यस सर। हाँ, ईमानदारी से मुझे बता दो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो।
लिख लिया? यस सर। अब देखो एक चीज और है, लिख लो, हेडिंग डाल लो नोड। देखो नोड क्या होता है, जैसे पहले तुम मुझे ये बताओ ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है बोलो? शेप। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्बिटल का मतलब क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, समझा? यस। नोड का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मिनिमम इलेक्ट्रॉन। सोनाक्षी समझा? यस सर। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और जहां मिनिमम होती है उसको क्या बोलते हैं? नोड। नोड। अब देखो नोड टू टाइप के होते हैं, रेडियल एंड प्लेनर। रेडियल नोड का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई जेड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 3D में नोड ढूंढ रहे हैं, समझा? अब प्लेनर का मतलब क्या हुआ, हम प्लेन में नोड ढूंढ रहे हैं, समझा? सर 3D में ढूंढ रहे हैं मतलब कि एक्स वाई जेड एक्सेस पे ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक्स वाई जेड मतलब हम स्फीयर में ढूंढ रहे हैं, एक्स एक्सिस, ओके वाई सर। एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को कंसीडर करके हम नोड ढूंढ रहे हैं। ओके सर। अब प्लेनर का मतलब हुआ हम किसी पर्टिकुलर प्लेन में ढूंढ रहे हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। रेडियल नोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन। n पहचानते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। 1, n माइनस एल माइनस वन। अब जैसे मैंने पूछा 5p का रेडियल नोड बताओ, तो जरा 5p का रेडियल नोड बताओ कितने होंगे? सर 3। 5p का n 5 है, l 1 है, तो निकालते हैं 5 माइनस वन कितने आ गए? 3। सही है ना? नंबर यस ऑफ सर। प्लेनर नोड निकालने के लिए l, नंबर ऑफ प्लेनर नोड किसके बराबर होता है? l के बराबर। अभी सोनाक्षी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी डाउट था, है ना? यस सर। नंबर ऑफ प्लेनर नोड l होता है, तो जैसे 5p में कितने प्लेनर नोड होंगे? सर 1। 1। 1। 1। अच्छा, टोटल नोड कितने होंगे? टोटल नोड सर 4। सर रेडियल नोड प्लस प्लेनर नोड। n माइनस एल माइनस वन प्लस l, कितना आ गया बताओ? n माइनस। n माइनस एल 1। नोट कर लो ये भी।
ठीक है, समझा यहां तक? यस सर। अब देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसको अपन साई से मेजर करते हैं। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? साई। ठीक है, तो जहां पे साई मैक्सिमम होता है वहां पे क्या मिलता है? ऑर्बिटल। समझा? और जहां पे ये मिनिमम होगा वहां पे क्या मिलेगा? नॉड। नोड। नोड। अब जैसे देखो, कहीं पे साई बेसिकली किस तरीके से लिखा होता है? NLM। तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है साई 521, इसका मतलब क्या हुआ? N5 हो गया, L2 हो गया, M1 हो गया। तो मतलब क्या हो सकता है बताओ? 5DXY हो सकता है, या 5DYZ हो सकता है, या 5DZX हो सकता है। समझा तुम लोगों ने ना? यस सर। सोनाक्षी समझा? यस सर। मतलब साई किस नोटेशन में लिखते हैं? NLM। जैसे साई अगर तुमको लिख के मिला 320, तो बताओ किसके बारे में बता रही है? बोलो। सर 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अबे जीरो किसके लिए आता था? सर जेड स्क्वायर। हाँ, 3DZ²। यस सर। ठीक है, अब एक काम है, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो पूरा बुकलेट सॉल्व करके आना है तुम लोगों को। पूरा बुकलेट सॉल्व करके आना। जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब ये करने के बाद बुकलेट पूरा जब तुम सॉल्व कर लोगे, डिस्कस करने के बाद तुम्हारा मन करेगा तो एनसीईआरटी रीड कर लेना। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन करेगा तो तुम रीड कर सकते हो अभी। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम्हारी बुकलेट सॉल्व हो जानी चाहिए। पूरी बुकलेट सॉल्व करने के बाद मन करेगा तो एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है? ओके यस सर। सर। हाँ, और अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बताओ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया जाए? बोलो। क्लासिफिकेशन ऑफ सर एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक। पीरियोडिक टेबल लेकिन नीट में बहुत कम पूछा जाता है, आता ही नहीं है उसका क्वेश्चन। सर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो अपन अगली क्लास से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगली क्लास में बुकलेट का डिस्कशन होगा। पहले पहले तुम्हारी पूरी बुकलेट हम बता देंगे, उसके बाद सारे डाउट डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो तुम लोग सारे डाउट लेके आना और फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? यस सर। बाकी सबके यस पास सर। मेरा नंबर है ही, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलो फिर, अभी तो टॉपिक खत्म हो गया तो कोई वो नहीं है, तो अभी छोड़ दे रहा हूँ। चलेगा? यस सर। कुछ पूछना है किसी को? अनुप्रिया, पूछना है कुछ? नो सर। संस्कृति, तुम कहाँ चले गए थे फिर? संस्कृति। सर एक्चुअली क्या हुआ ना कि पावर कट हो गया था, उससे वजह से वाईफाई चलना बंद हो गया। फिर मैंने डेटा कनेक्ट किया। अच्छा ठीक है, मैं आज ड्राइव पे लेक्चर डालने वाला हूँ, तो फिर देख लेना वहां से। ठीक है? हाँ सर। ठीक 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 है, चलो मिलते हैं फिर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक चलो यू बाय। सर। थैंक यू यार, थैंक यू।